हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। क्या आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से डर रहे हैं? अगर आप डर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आपको इसी वीडियो में आप इस वीडियो को अंत तक देखना, आपका पूरा डर ख़त्म हो जाएगा। ठीक ऐसे ही चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की हमने वीडियो बना रखे हैं। अगर आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 डिफ़िकल्ट लगता है और आपको डर लग रहा है कि बोर्ड में कहीं ना कहीं आप वहाँ से कम स्कोर कर पाएंगे, तो आप जाके सबसे पहले वो वीडियो देखिएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आप इस चैप्टर में बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। हम सब ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो करंट होता है, ठीक है, जब एक कंडक्टर के अंदर जब चार्ज फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, तो उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कुछ अलग नहीं है जो आपने पहले पढ़ा था और जो आप अभी पढ़ेंगे, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, करंट को भी हम पहले भी डिफाइन करते थे, Q/T मीन्स मतलब रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र या रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि कितना चार्ज एक टाइम में या एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को हम करंट कहते हैं। अब इसमें आता है एक एवरेज करंट। एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में कितना चार्ज गया, इनिशियल में कितना चार्ज था, अपॉन में फाइनल जो हो गया आपका टाइम। ठीक है, T2 माइनस T1, मतलब T2 आपका फाइनल चार्ज, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, जहाँ पे हमें दे रखा है Q2 4, Q1 दे रखा है हमें 1 और डेल्टा T हमें दे रखा है 2। ठीक है, तो जब हम इसका Q2 माइनस Q1 अपॉन डेल्टा T करेंगे, ठीक है, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। ठीक है, 3 अपॉन 2, यह आ जाएगा आपका एवरेज करंट। ठीक है, अब ऐसे ही किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमें करंट निकालना है, ठीक है, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस टाइम कहते हैं। ठीक है, अब उसका जो निकालने का मेथड होता है उसको हम क्या कर देते हैं, हमें एक इक्वेशन गिवन होता है, ठीक है, उसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के टर्म्स में, तो हमारा इंस्टेंटेनियस करंट है वो निकल के आ जाता है। देखिए, अब जो करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, हम पहले से सुनते आए हैं, बट क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के अलोंग मूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। ठीक है, और जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ठीक इसके अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा करंट का। करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। वही यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज अगर, वैसे तो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के अलोंग डायरेक्शन हो गया। ठीक है, नीचे लिखा है डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अलोंग द अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। अभी नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, बट करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो इसका है वो होता है एम्पियर। एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, जब कोई कंडक्टर है मान लीजिए, ठीक है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है, इसी को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ लिखा है करंट फ्लो पर यूनिट एरिया, मतलब करंट अपॉन एरिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करंट निकालने जाए तो यहाँ पे जे इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें करंट डेंसिटी का वेक्टर और एरिया का वेक्टर अगर हमें गिवन है और हमें निकालने को दे दिया है कि आप करंट का, ठीक है, आप करंट का डायरेक्शन बताइए, तो हम करंट का डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, उस करंट डेंसिटी का और जो आपका एरिया का वेक्टर है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो वहाँ से आपका करंट का डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। ठीक है,
मेटेलिक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि चार्ज को स्टोर करके रखते हैं। फिर जो पॉजिटिव पार्टिकल्स मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपका लैटिक के अंदर फिक्स रहता है, ठीक है, वो मूव नहीं करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, और जो करंट होता है मेटेलिक कंडक्टर के अंदर वो जीरो होता है, ठीक है। जब हम किसी एक मेटेलिक कंडक्टर के अंदर वोल्टेज को अप्लाई कर देते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर देते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमने कंडक्टर ले रखा है, यहाँ पे मैंने एक V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो अपनी जगह फिक्स है, बट जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहा है। फिर जो करंट प्रोड्यूस होगा मैंने आपको पीछे बताया था, वो इलेक्ट्रॉन के मूविंग डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो आपका करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब हम देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्ट टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। अब देखिए जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, ठीक है, जैसे कि मतलब यहाँ पे हमने वोल्टेज दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे जिस स्पीड से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहा है उसी स्पीड को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में एम, जहाँ पे एम होता है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई होता है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, ठीक है। ई हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ हो गया आपका रिलैक्सेशन टाइम। अब देखते हैं मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रॉन, मतलब मोबिलिटी को हम म्यू से डिफाइन करते हैं, मोबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है V/d, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हमने निकाला था वहाँ पे जो ड्रिफ्ट छोटा ई इंटू में बड़ा ई इंटू में टाउ अपॉन में एम, ठीक है। अब हमें निकालना है मोबिलिटी का फॉर्मूला है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रॉन। अब मोबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला यहाँ रखा, ठीक है। अब फिर अपॉन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कट गया, तो यहाँ पे जो आपका मोबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो आया छोटा ई इंटू में टाउ अपॉन में एम, जहाँ पे ई हो गया आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ हो गया आपका रिलैक्सेशन टाइम, एम हो गया आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड करंट, ठीक है। करंट का यहाँ फॉर्मूला निकल के आ गया V इंटू ई इंटू एन इंटू ए। वैसे हम जब 12th क्लास में थे तो मैंने इसको याद किया था, I इक्वल टू वीना, VENA वीना, ठीक है, जहाँ पे V हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E हो गया आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N हो गया आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम, ठीक है, इंटू में एरिया, ठीक है। ये हो गया आपका करंट का फॉर्मूला, ठीक है, जब हम आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला मतलब I इक्वल टू N, जो आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम है वो, इंटू में एरिया, इंटू में आपका मोबिलिटी, इंटू में E छोटा ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू में E कैपिटल ई मतलब आपका यहाँ पे कैपिटल E है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल E है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये करंट की वैल्यू तब आती है जब हम मोबिलिटी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। जब हम आप इस फॉर्मूले में जब हम I अपॉन ए कर देंगे, ए को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो I अपॉन ए, करंट अपॉन में एरिया क्या होता है, चार्ज डेंसिटी को हम क्या लिख देंगे फिर VEN। अब हम देखते हैं ओम्स लॉ। इस लॉ के हिसाब से जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, ठीक है। वो उसमें कुछ कंडीशन होते हैं, वो कंडीशन होता है जब टेम्परेचर, प्रेशर, सब जितने भी आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं सब सेम हो, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने लिख लिया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने यहाँ पे R ले लिया, जहाँ पे ये R है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू, I को उधर आप भेज देंगे V/I, यहाँ से आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। इसी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल ए, जहाँ पे रो होता है आपका रेजिस्टिविटी, एल होता है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए होता है आपका एरिया ऑफ कंडक्टर। अब देखिए जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है एक कंडक्टर के लेंथ के ऊपर, उसके एरिया के ऊपर और टेम्परेचर के अंदर। और जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर और मटेरियल कि किस मटेरियल का वो आपका कंडक्टर बना हुआ है, ठीक है। एक नोट देख लेते हैं कि जो ओम्स लॉ है वो सिर्फ ओमिक कंडक्टर के ऊपर अप्लाई होगा, मतलब जो कंडक्टर ओमिक होंगे, जो कंडक्टर ओमिक के प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे होंगे, उसी कंडक्टर के ऊपर ये ओम्स लॉ लग सकता है। अब देखते हैं चेंजेस इन रेजिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहला है जब हम किसी एक वायर के लेंथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, या फिर डिक्रीज करते हैं, या फिर उसको काट देते हैं, ठीक है, बट जो एरिया है वो सेम रहेगा, ठीक है, बट जो एरिया है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल अपॉन में ए, मतलब जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एक लेंथ है, ठीक है, इनिशियल में उसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के। तो मान लेते हैं इनिशियल में कोई लेंथ एल का आपका कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। जब हम उसका लेंथ जो है वो 2 गुना इंक्रीज कर देंगे, मान ले 2 टाइम्स हमने इंक्रीज कर दिया, तो ये 2L हो गया, ठीक है। जब हम यहाँ से इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो जो R डैश होगा वो 2 टाइम्स आ जाएगा आपका ओरिजिनल, जो आपका R डैश है वो आपके ओरिजिनल रेजिस्टेंस से 2 गुना आ जाएगा, ठीक है। जब हम वायर को स्ट्रेच करेंगे या उसको फोल्ड करेंगे तो उसका लेंथ के साथ साथ उसका जो एरिया होगा वो भी वेरी करेगा, ठीक है। तो जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो आपके जो भी आपका जो लेंथ होगा उस कंडक्टर का, उसके स्क्वायर टाइम्स उसको वेरी करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जब एरिया इंक्रीज और डिक्रीज होगा बट जो लेंथ है वो सेम रहेगा, ठीक है। हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, मतलब जो R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, ठीक है। अगर आप उसको 3 गुना बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर आप एरिया को 3 गुना इंक्रीज़ करते हैं तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका 3 गुना घट जाएगा। अगर आप 3 गुना डिक्रीज़ करते हैं उसका एरिया तो वो 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप एरिया को 3 गुना इंक्रीज़ करते हैं तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका 3 गुना घट जाएगा। अगर आप 3 गुना डिक्रीज़ करते हैं उसका एरिया तो वो 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक सर्कुलर कंडक्टर है, सर्कुलर कंडक्टर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपका जो सर्कुलर कंडक्टर है तो उस केस में आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो जो आपका रेडियस होगा उसके स्क्वायर टाइम्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एरिया इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो वॉल्यूम है वो सेम है, तो उस केस में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है आपका वो आपके एरिया के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। अगर आप उसका 2 गुना बढ़ाएंगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो 4 गुना कम हो जाएगा। अगर आप 2 गुना कम करेंगे तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर सेम ऊपर वाले केस में अगर सर्कुलर कंडक्टर होगा तो जो उसका रेडियस होगा उसका पावर 4 टाइम्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले जो इसमें कॉम्बिनेशन आता है वो आता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज़ मतलब मान लेते हैं हमने यहाँ पे ये R1 हो गया, R1 R2 R3, ठीक है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे लगा दिए, ठीक है। ये मैंने n टाइम्स तक इसमें रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है। तो इस पूरे एंटायर सिस्टम का जो आपका R इक्विवेलेंट निकलेगा, मतलब जो रेजिस्टेंस निकलेगा इस पूरे सिस्टम का वो होगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस
जितने भी आपके n टाइम्स, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि आपके पास जो जितने भी आपने n टाइम्स के यूज़ किए हैं रेजिस्टेंस, उनकी वैल्यू r है, ठीक है। तो जो R इक्विवेलेंट निकलेगा वो निकलेगा n इंटू आर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दूसरा जो कि है पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है कि हम ऊपर नीचे ऐसे रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, ठीक है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने n टाइम्स तक लगा दिया, ठीक है। तो पूरे सिस्टम का R इक्विवेलेंट निकलेगा, वो होगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, ठीक है, n टाइम्स तक, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, जितने भी आपने ये जितने भी रेजिस्टेंस लगा रखे हैं उनकी वैल्यू R है, ठीक है, और आपने n टाइम्स तक लगा रखा है, तो आपका जो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका R/n, ठीक है। n हो गया आपका नंबर जितने बार भी आपने रेजिस्टेंस को लगा रखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम 1/R लिखते हैं। इसका सही यूनिट होता है ओम इनवर्स, ठीक है। आपका जो रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो होता है ओम, तो इसीलिए इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा ओम इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स को हम लिख सकते हैं महो, MHO महो, और इसको साइमन भी हम लिखते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी के, ठीक है। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है महो इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। कि एक कंडक्टर है, कोई एक रजिस्टर है, ठीक है, उसके जो उतना जितना उसने एनर्जी यूज़ किया है, ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर, उसी को हम पावर कहते हैं, ठीक है। एनर्जी मतलब जितना उसने वर्क किया है, ठीक है। पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू WT, मतलब वर्क डन अपॉन में टाइम, ठीक है। पावर का यही फॉर्मूला होता है I² इंटू आर और V² अपॉन में आर, जहाँ पे I आपका करंट है, R आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे V आपका वोल्ट है, यहाँ V आपका वोल्टेज है और R आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके जो SI यूनिट होता है वो होता है वॉट। अब हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, ठीक है। अब सबसे पहले है कि कोई मेटेलिक कंडक्टर है तो वो कैसे वेरी करता है। अब अगर हम जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो जो आपका यहाँ रो मतलब जो आपकी रजिस्टिविटी है वही भी इंक्रीज़ होगी और जो आपका रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा है RT इज इक्वल टू R0, ठीक है, इंटू में 1 प्लस अल्फ़ा इंटू में T-T0 आर, जहाँ पे आपका R0 है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, 0 डिग्री पे कितना उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। RT है कि किसी एक टेम्परेचर T पे उसका कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है। अल्फ़ा है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक इसी प्रकार हम रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, ρT इज इक्वल टू ρ0 इंटू में 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी आपका T-T0, जहाँ पे T0 आपका जो आपका इनिशियल टाइम है और T जो आपका फाइनल टाइम है। तो यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपके T के, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। बट जो सेमीकंडक्टर के केस में होता है वो इसका अपोजिट होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे रेजिस्टिविटी और जो रेजिस्टेंस है वो दोनों ही डिक्रीज हो जाते हैं। मतलब इस केस में जो R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के, तो वो गिरने लगता है, ठीक है। तो तेज़ी से जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि केमिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है।
जो ईएमएफ है जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है मैक्सिमम पोटेंशियल इन द सेल बिफोर करंट फ्लोइंग, कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, ठीक है, जब तक हम उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करते, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आपका पोटेंशियल डिफरेंस जब हम करंट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर हमने उसके अंदर सेल के अंदर करंट को हमने अप्लाई कर दिया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो भी करंट को फ्लो होने में जो भी रुकावट आ रही है इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस किस बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले वो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, कि जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, उनके बीच का कितना डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मान लीजिए अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज़ करते हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर हम एरिया को इंक्रीज़ करते हैं उसके इलेक्ट्रोड के तो आपका रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने एक आपको सेल ले लिया, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, ठीक है। तो उस टाइम पे जो वोल्टेज होता है वो होता है आपका V इज इक्वल टू ई माइनस ई आपका EMF ऑफ सेल माइनस आई जो भी करंट उसके अंदर है, ठीक है, इनटू में रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरे केस में मैंने यहाँ पे एक बैटरी भी लगा दिया V वोल्टेज की, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो फ्लो है आपकी इस केस में, ऊपर वाले केस में ये था कि जो EMF था आपका सेल का वो वोल्टेज से ज़्यादा था, ठीक है। अब इस केस में है क्योंकि हमने एक बैटरी लगा दिया है, ठीक है, तो जो फ्लो इस बैटरी की वजह से वो आपका सेल चार्ज होने लगेगा, ठीक है। तो इस केस में जो आपका वोल्टेज आएगा वो आएगा E प्लस आई आर, जहाँ पे E आपका EMF ऑफ सेल हो गया प्लस करंट हो गया इनटू में इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। इस केस में जो आपका वोल्टेज है वो ज़्यादा होगा, EMF कम होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने n टाइम्स सेल लगा दिया, ठीक है, जिनके जो EMF है वो E है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R है, ठीक है। करंट अगर हम देखें का जो फॉर्मूला आता है वो होता है V नेट अपॉन में R नेट, ठीक है। V नेट यहाँ पे हो गया, V नेट की जगह पर हम यहाँ पे EMF नेट लिखेंगे अपॉन में R, ये कैपिटल R हो गया, ठीक है, ये वाला कैपिटल R हो गया, R रेजिस्टेंस, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस का आपका जो भी नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू में एन ई, एन मतलब ये लगे आपके सीरीज़ में, इसलिए एन ई एन इंटू ई हो गया, ये आपका नेट EMF आ गया एन ई, ठीक है। और जो आपका नेट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा कैपिटल R प्लस रेजिस्टेंस, मैंने आपको पीछे बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है, अगर कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा है वो n टाइम्स है तो वो उसका जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आता है वो आता है n इंटू आर। तो यहाँ से आपका I की वैल्यू ये निकल जाएगी। और ये हम कब यूज़ करते हैं, जब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में, ठीक है। अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे हमने सेल्स लगा लिए, ठीक है, जिनके EMF E हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया, ठीक है। अब मैंने जो आपका सेकंड चैप्टर है उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम जो वोल्टेज हैं अगर हम बैटरी को या फिर सेल को अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो इस पूरे एंटायर सिस्टम में सिर्फ एक बैटरी के या एक सेल के जो EMF होगा उतना ही जो वोल्टेज होगा वो फ्लो होगा, ठीक है। यानी कि हम कितना भी इसमें लगा लें, 100 लगा लें, 200 लगा लें, 300 लगा लें, बट जो EMF फ्लो होगा इस पूरे सिस्टम के अंदर वो सिर्फ एक ही आपके जो एक सेल का जो EMF होगा उतना ही फ्लो करेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे E नेट E हो जाएगा, ठीक है, एक सेल के बराबर। और यहाँ पे पैरेलल में लगेगा आपका रेजिस्टेंस, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट आएगा वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट आएगा वो आपका आ जाएगा स्मॉल r अपॉन में n, ठीक है। तो यहाँ पे करंट का फॉर्मूला क्या था,
ई नेट प्लस आर इक्वेलेंट, ठीक है, आर नेट की टोटल जितने भी आर नेट आए, तो यहाँ पे ई इक्वेलेंट आपका ई आ गया, आर नेट निकालेंगे तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो प्लस में आर बाई एन, जो कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आया है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके पेपर में 3-5 नंबर से क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी केस बेस्ड स्टडी में भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सबसे पहला जो लॉ है वो है जंक्शन लॉ, ठीक है। इसमें ये होता है कि किसी एक जंक्शन पे, ठीक है, मान लीजिए ये जंक्शन होगा, किसी एक जंक्शन पे जो टोटल करंट होगा, ठीक है, उसका जो सम होगा वो 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए करंट इधर से आ रहा है, ठीक है, आई, ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट है वो 2 डायरेक्शन में बढ़ गया, I1 और I2, ठीक है। अब तो यहाँ पे करंट तो इधर आ रहा है, फिर ये बढ़ गया, यानी कि माइनस इन दोनों जब इनको हम ऐड करेंगे तो जो टोटल करंट, जो ये पूरा करंट है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा I1 प्लस I2 के, ठीक है। ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के, ठीक है। सेकेंड लो है आपका लूप लो मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर, ठीक है, उसका सम, एल्जेब्रिक सम, उस लूप लो जो एल्जेब्रिक सम है, ठीक है, एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर जो एल्जेब्रिक सम है एक पोटेंशियल डिफरेंस का एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर, वो हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। और ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, ठीक है, ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका नेगेटिव हो गया है टर्मिनल सेल का, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव से हम किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वी आपका पॉजिटिव हो गया, फिर ऐसे मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, हम इसमें आपका क्लॉकवाइज हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज लूप हम फॉलो कर रहे हैं। जो वोल्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है आई आर, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसमें साइन लग जाएगा आपका नेगेटिव का, तो यहाँ पे आपका V प्लस वी माइनस आई आर इजक्वल टू 0 आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज बेसिकली यूज होता है आपको किसी एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब व्हीट स्टोन के अंदर लगा होता है एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर आपको बेसिकली ये बताता है कि उस सिस्टम के अंदर करंट है या नहीं है, बट करंट की वैल्यू नहीं बताता है कितना करंट है कितना नहीं है, ठीक है। अब जो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का जो कंडीशन होता है, ठीक है, वो होता है जो आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, जैसे यहाँ पे PRSQ, ठीक है। कंडीशन होता है कि जो करंट है, जैसे I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, वो करंट इस गैल्वेनोमीटर से पास नहीं होना चाहिए, मतलब जो IG मतलब जो करंट है गैल्वेनोमीटर के अंदर वो 0 होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन ये होता है कि जो P/Q है इक्वल टू होगा वो R/S के, ठीक है। मतलब जो P/Q का रेशो होगा वही R/S का रेशो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको P अननोन दे देगा, बाकी 3 की वैल्यू दे देगी, ठीक है। तो आप यहाँ से इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो इससे इंटू कर दें, यहाँ से आपका P आ जाएगा। किसी 3 की आपको वैल्यू गिवन होगी और 1 की वैल्यू गिवन आपको नहीं होगी, तो उसी को आपको सॉल्व करके निकालना होगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, ठीक है, ठीक है। अब आप कमेंट करके प्लीज़ बताना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डर था वो ख़त्म हुआ कि नहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप उसे कमेंट करें, या फिर आपका कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट करें ताकि हम उसे सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। और अपने दोस्तों तक इसे पहुँचाएँ ताकि उनके लिए भी हेल्प हो। धन्यवाद। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।